स्वागत है आपका अंचल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 8वें दिन लगातार तेलंगाना में 28 किलोमीटर से चलती नजर आई है। इस दौरान राहुल गांधी की कई सारी तस्वीरें लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन सी ये तस्वीरें हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लगातार देश के अंदर सबसे ज्यादा बॉलीवुड से समर्थन मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके से बॉलीवुड अभिनेत्री राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करती दिखाई दी है, अपना समर्थन उन्होंने दिया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात के अंदर किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए दो बड़े युवा नेताओं को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों बताएंगे आपको कन्हैया कुमार कहां करेंगे गुजरात में प्रचार, और इसी के साथ में तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर पैसा और शराब की खेप बरामद की गई है। दोस्तों टीआरएस और बीजेपी दोनों बुरी तरीके से फंसते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर गुजरात के पूर्व सीएम ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट की अपील की है, और एक चुनाव के दौरान देश के अंदर ईवीएम तोड़ा गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, वहीं पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइए दोस्तों कि क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश बदलाव की राह पर निकल चुका है, हाँ और ना। इनमें से कोई एक शब्द दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, ताकि पता चले कि देश की जनता क्या चाहती है। बता दें आपको कि सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते दिन 8वें दिन तेलंगाना में 28 किलोमीटर चलती नजर आई है। राहुल गांधी इस दौरान पदयात्रा करते दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने पदयात्रा में अचानक से देखते हैं कि एक महिला बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद राहुल गांधी वहां पर मौजूद सभी लोगों से चिल्लाकर पानी लाने के लिए कहते हैं, और पानी मिलने के बाद उस महिला को पानी पिलाया जाता है दोस्तों, और उसके बाद फास्ट एड देने के बाद वो महिला ठीक हो जाती है। राहुल गांधी ने इस दौरान अपनी पदयात्रा को सस्पेंड भी कर दिया था, और इसी के साथ में राहुल गांधी एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे थे। ये दो तस्वीरें हैं जो काफी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं पर बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस में से एक पूजा भट्ट ने राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके से समर्थन किया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड की एक्ट्रेस पूजा भट्ट अचानक से पहुंची, और इस दौरान उन्होंने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आकर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुई। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल गांधी को लगातार समर्थन मिल रहा है। इससे पहले बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था, और अब पूजा भट्ट इस यात्रा के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी के इशारों पर कांग्रेस पार्टी चलती है, क्या कांग्रेस पार्टी के सर्वोसर्वा राहुल गांधी है, तो उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष असल में सड़क पर दहाड़ता हुआ शेर है। राहुल गांधी बैक सीट पर बैठकर राजनीति करना पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए ये कहना कि राहुल गांधी सर्वोसर्वा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद थे तो उन्होंने खुलेआम जिम्मेदारी ली थी, और अब वो पीछे से कुछ भी हैंडल नहीं करते हैं, बल्कि सामने से आकर ही पार्टी या किसी भी तरीके की नीति को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों इस तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी के ही नेता जयराम रमेश ने मीडिया के सवाल पर दिया है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से वापसी के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सबसे पहले अशोक गहलोत के 4 दिनों तक दौरे करवाए गए, उसके बाद सचिन पायलट को भी गुजरात के मैदान में उतारा गया दोस्तों, क्योंकि चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि चुनाव के ऐलान के बाद केवल बड़े बड़े नेताओं की कुछ एक रैलियां हो और सारे वोटर मोबिलाइज हो जाए दोस्तों। एक तरीके की रणनीति के तहत ये काम किए जा रहे हैं, और इसीलिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के नेताओं को मैदान में उतार रही है, और अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार चल रहे हैं दोस्तों। उनकी सारी पदयात्राओं में कन्हैया कुमार देखे जा सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर भी कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है, और मिलिंद देवड़ा के साथ कन्हैया कुमार गुजरात पहुंचेंगे। दोनों नेता परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने ये पूरा एक रोड मैप तैयार कर रखा है। धीरे धीरे अपने सारे बड़े नेताओं की रैलियां लगाई जा रही है दोस्तों। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर शराब और पैसे से वोट खरीदने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव के अंदर बीजेपी और टीआरएस पार्टी के बीच में ये विधानसभा सीट नाक का चुनाव बन चुकी है। जहां पर टीआरएस पार्टी राज्य के अंदर सत्ता में है, तो वो चाहती नहीं है कि ये सीट किसी भी हालत में बीजेपी जीते, क्योंकि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे सेमीफाइनल बताने में लगी हुई है, ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाए। तो दूसरी ओर टीआरएस भी इस मौके को छोड़ने को तैयार नहीं है दोस्तों। और ऐसे में टीआरएस के नेता वेंकट रेड्डी के पास से पुलिस ने 86,000 रुपए कैश बरामद किए हैं, और भारी संख्या में शराब की बोतलें पाई गई है। और इस तरीके की चीजें साफ तौर पर चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ही ले जाया जा रहा होगा। तो अब इस मामले पर और भी इन्वेस्टिगेशन करके कड़ी कार्रवाई करनी जरूरी है। इससे पहले आपको बता दें कि पुलिस ने एक और छापेमारी की थी, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता से जुड़े हुए
एक सहयोगी के पास लाखों रुपए कैश बरामद किए गए थे। तो इस चुनाव के अंदर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है दोस्तों, और समझ सकते हैं कि इस चुनाव को कितना ज्यादा क्रूशल बना दिया गया है। सेमीफाइनल बनाकर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर दोस्तों एक पोस्ट वायरल करा है, जिसमें दावा ये किया गया है कि प्रशांत किशोर के टीम की तरफ से एक सर्वे कराया गया मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी को 14% वोट मिल सकता है, जबकि टीआरएस पार्टी को 35%, कांग्रेस को 42%, बीएसपी को 6% और अदर्स को 3% वोट मिल सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट जाती हुई दिखाई जा रही है। हालांकि पीके की टीम की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि ये सर्वे क्या उन्होंने करवाए हैं नहीं करवाए, लेकिन सोशल मीडिया पर क्योंकि ये पोस्ट वायरल होता है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लेते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई सारी बड़ी बातें कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के चुनाव की तिथियों को घोषित नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अभी मोरबी जैसे कई और पुलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इसीलिए गुजरात में चुनावों के डेट का ऐलान नहीं किया जा रहा है। मोरबी पुल हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है। इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की गई है दोस्तों। कहा गया है कि घटना को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। आप लोग इस पर क्या कुछ कहेंगे दोस्तों, लिखिएगा जरूर। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 दिनों से गुजरात के दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश में मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, लेकिन गुजरात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदान का कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर कई सारे पुलों का उद्घाटन करना है, मोरबी जैसे पुल बनाने हैं। ये तंज उन्होंने कसा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 106 साल के श्याम सरन नेगी ने पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में वोट डाला था और इस बार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अपना वोट डालकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अफसर को दे दिया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उन सभी की वोटिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। पोस्टल बैलेट से वो लोग वोट करते हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी उन सभी लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी कई सारे नेताओं को अपने साथ में लाना चाहती है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला को एक बार फिर से अपने साथ में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने प्रयास किए, लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के निधन पर एक दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया था। क्वीन विक्टोरिया के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दिन ही ट्वीट कर दिया था, लेकिन मोरबी हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी को 2 दिन का समय लगा ट्वीट करने में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाएं कर रहे थे। यानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने प्रधानमंत्री मोदी के संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो अपनी पार्टी के उपचुनाव में प्रचार के लिए कभी नहीं जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो लो लेवल की, लो क्लास की राजनीति करते हैं। चुनाव आया तो लोकार्पण करना शुरू कर दिया। मोरबी हादसे को लेकर वाघेला ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि पीएम मोदी टोपी पहनकर भाषण देते हैं। 2 दिन बाद मोरबी पहुंचे, कपड़े बदल रहे थे। 2 दिन के बाद शोक रखा क्योंकि उन्हें सभाएं करनी थी, इसीलिए उन्हें देर से लोगों की याद आई है। उन्होंने आगे और बयान दिया है दोस्तों। शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं, लेकिन परिवर्तन के लिए मैं जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करिए ताकि गुजरात को बदलाव की ओर ले जाया जा सके। गौरतलब है कि शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन शंकर सिंह वाघेला अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। वहीं पर एक और बड़ी खबर की माने तो हरियाणा के झज्जर के अंदर पंचायत चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। ईवीएम मशीन में भी तोड़फोड़ की गई है। दरअसल दोस्तों झज्जर जिले के जाहिदपुर गाँव में मतदान के दौरान 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर कुर्सियां और डंडे चले हैं। ईवीएम मशीन को लेकर आपस में मारपीट देखने को मिली है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राहुल देव पुलिस फोर्स के साथ पूरे मौके पर पहुंचे हैं और हालात को काबू में किए गए हैं। वहीं पर दोस्तों गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रखी है और इसकी तस्वीरें बीजेपी के लिए एक तरीके से गहरी चोट पहुंचा सकती है दोस्तों। दरअसल गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने परिवर्तन संकल्प यात्रा में शिरकत की है और जनसभा को संबोधित किया है। गुजरात में चल रहे परिवर्तन संकल्प यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली है। गुजरात के परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और जगनेश मेवाड़ी भी एक ही मंच पर नजर आए। वहीं पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है दोस्तों। आपको बता दें कि गुजरात के आदिवासी इलाकों के अंदर भी परिवर्तन संकल्प यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिल रहा है। नुक्कड़ सभाएं हो रही है, लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। वहीं पर राजूला के विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के नेता परेश धनानी ने अपने और नेताओं के साथ परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं। इसकी तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर डोडियापाड़ा विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता तुषार चौधरी ने परिवर्तन संकल्प रैली निकाली है। इसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। वहीं पर थराद विधानसभा में भी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई है। साथ ही साथ गुजरात कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिग्नेश मेवाड़ी, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए ये तस्वीरें साझा की है दोस्तों। तो कुल मिला
मिलाकर कांग्रेस पार्टी का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कोई न कोई बड़ी जनसभा को संबोधित करता हुआ खासकर गुजरात में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 तारीख यानी कल कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव समिति की बैठक 4 नवंबर यानी कल बुलाई गई है दिल्ली में, और यहीं से घोषणा कर दी जाएगी। गुजरात के अंदर त्रिकोणीय मुकाबले की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन अंततः मुकाबला 2 पक्ष के बीच में हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दोस्तों आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। क्या आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा या मात्र हौगा बनाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है? आप लोग को क्या कुछ समझ में आता है, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी स्थित NTPC लिमिटेड के बाहर प्रदर्शन करते हुए कई किसानों को पुलिस द्वारा तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और कथित तौर पर चोट भी उनको आई है। इस घटना के बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि NTPC दादरी में 1980 में हुए जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई ग्रामीणों की जमीन के एवज में अधिक मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये उस समय हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में होने वाला था। सुखबीर पहलवान उर्फ सुखबीर खलीफा प्रदर्शनकारी लोगों का नेतृत्व कर रहे थे और इस तरीके का मामला देखने को मिला है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात तो प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ को लेकर सचिन पायलट ने की टिप्पणी, तो गहलोत ने कहा कि अनुशासन में रहने की जरूरत है। दरअसल राजस्थान के बनासवाड़ा के अंदर धामगढ़ में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ की गई थी, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। इस पर सचिन पायलट की टिप्पणी सामने आई। उन्होंने अशोक गहलोत वाले मामले पर अपने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि इस मामले पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद वाले मामले में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के अंदर गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की थी और उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ में। और इस पर दोस्तों जब मीडिया ने सवाल पूछा अशोक गहलोत से, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अनुशासन में रहने की जरूरत है, पार्टी के अनुशासन को मानने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी अनुशासन से चलती है। इस तरीके का बयान पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। इसी के साथ में विशाल दडलानी जो एक बड़े सिंगर के तौर पर जाने जाते हैं दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की 3 तस्वीर शेयर किए हुए ट्विटर अकाउंट को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 100% झूठ कैसे बोल लेते हैं। स्कूल का सेट लगाकर अस्पताल में PR किया जा रहा है और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राकेश रंजन नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर 3 तस्वीरें डाली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों, और जिस व्यक्ति से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं उसके बेडशीट का नंबर 126 था। और उसके बाद जब मीडिया वाले उस व्यक्ति से बातचीत करने के लिए पहुंचे तो उसके बेडशीट का नंबर बदल जाता है और उस बेडशीट के नंबर पर कोई और व्यक्ति आ जाता है। और इस तरीके की चीजें सामने आने के बाद लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस तरीके का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के लिए इंतजाम किया गया था, PR करने के लिए इंतजाम किया गया था। और कई सारे गंभीर सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। वही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी, ये सवाल कई सारे लोगों के मन में है दोस्तों। और ऐसे में लखनऊ के अंदर 3 दिवसीय MSME एक्सपो में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यूपी समेत कई राज्यों के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। भाजपा के मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया है। भाजपा के खुले मुद्दे हैं, एकदम से किसी भी चीज को लागू नहीं कर दिया जा रहा है। धीरे धीरे उन सभी मुद्दों को लागू किया जाएगा जो हमारे मैनिफेस्टो में है। इसके बाद उन्होंने कई सारी और भी बातें कही है, लेकिन ये बात तय है दोस्तों कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने जरूर आएगा जो बीजेपी का कोर हिंदुत्व का एजेंडा है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो हेमंत सोरेन को ED ने समन दिया, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि देर शाम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की मुलाकात हुई है दोस्तों। इस दौरान सभी विधायक मौजूद रहे। सभी के साथ बातचीत करते हुए कहा गया है कि क्योंकि मुख्यमंत्री को ED के द्वारा समन भेजा गया है तो इस मामले पर आप सभी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। हमारी सरकार गिराने का इसके पीछे बड़ा साजिश हो सकता है। आपको बता दें कि आज के दिन महागठबंधन झारखंड के अंदर जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोलेगा और बीजेपी के खिलाफ जमकर सड़कों पर उतरने वाला है दोस्तों। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए आज जबरदस्त विरोध किया जाएगा। राज्य में अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ED ने नोटिस भेजा है दोस्तों। और इससे पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर गवर्नर के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना सजेशन दे रखा है, लेकिन गवर्नर ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर राज्य में सरकार गिराने को लेकर सोची समझी साजिश के तहत ऐसा काम किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों, क्योंकि गवर्नर को अब तक अपना फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन गवर्नर जी एक अलग तरीके का रवैया अपनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दूसरी बार ओपिनियन की बातें कर रहे थे और अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर दोस्तों देखते हैं CM जाते हैं या नहीं जाते, और अगर जाएंगे तो क्या कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ शिवसेना के नेता संजय राउत की मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ गई है। PMLA कोर्ट ने इसके आदेश जारी किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों तक और बढ़ा दी गई है और अब तक वो जेल से बाहर नहीं निकले हैं दोस्तों। बार बार उनकी ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है। देखते हैं
कब चार्जशीट दाखिल की जाती है, क्योंकि लगभग 4-5 महीने होने को है लेकिन अभी तक वो जेल में ही बंद है दोस्तों। सरकार भी गिर गई, बीजेपी की सरकार भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद संजय राउत को छोड़ा नहीं जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी 12 नवंबर तक होने वाले चुनाव तक क्या बचेगी या नहीं बचेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के एक से एक बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली के SGPC के सदस्य कुलवंत सिंह भाट ने शिमला के अंदर बीजेपी कार्यालय में जाकर भाजपा का दामन थाम लिया है। कुलवंत ने बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कुलवंत मूलतः नैना देवी मझारी गांव के रहने वाले हैं। कुलवंत सिंह ने आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए बीजेपी का दामन थामा है। इससे पहले दोस्तों आम आदमी पार्टी के कई सारे लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जिसको टिकट नहीं मिला वो निकल लिया और जिसको टिकट मिला वो अकेले घूम रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो 2 महीने पहले बड़ी बड़ी बातें हिमाचल प्रदेश में आकर कर रहे थे। अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लगा रखा था हिमाचल प्रदेश चुनाव में बड़ा काम करने के लिए, नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन पर ईडी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया दोस्तों और तिहाड़ जेल चले गए, उसके बाद से उनका पूरा कैंपेन ही खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रचार करने ही नहीं आ रहे। तो लोगों के मन में तो एक सवाल जरूर है कि आम आदमी पार्टी जो विकास की बातें कर रही थी कहाँ गई हिमाचल प्रदेश में। और हो सकता है कि गुजरात के अंदर भी जब 2-4 गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है दोस्तों, तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी का कैंपेन चुनाव घोषित होते ही बिल्कुल विलुप्त हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वही आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद की राह पर क्या गहलोत है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के बाद पायलट ने जो अंदेशा जाहिर किया उसको लेकर हालांकि कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कोई ऐसा रिस्पांस नहीं किया है जिससे लगे कि गहलोत को लेकर पायलट ने जो बातें कही है उसमें थोड़ा उनकी रुचि है, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। वहीं पर जो अमेठी नहीं जीत पाए वो देश में क्या जीतेंगे, वो तेलंगाना में क्या जीतेंगे। KCR पर राहुल गांधी की टिप्पणी का TRS ने इस तरीके से जवाब दिया है दोस्तों। तेलंगाना की सत्ताधारी TRS पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उसने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि आप तो अमेठी नहीं जीते, आप इस तरीके की बातें कैसे कह सकते हैं। वहीं पर किसी दल को डराती है तो किसी दल को उम्मीद जगाती है। हिमाचल प्रदेश की 18 ऐसी सीटें हैं जहां सही पूरा गणित फिट होगा दोस्तों आने वाले चुनाव के अंदर। आपको बता दें कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 120 वोटों से लेकर 2000 वोटों वाले तकरीबन ऐसे 18 सीटें थी जहां पर बीजेपी के पक्ष में लगभग सीटें गई थी दोस्तों। और ऐसे में भाजपा के 21 नेता हैं जो बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीत पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ही वोटों का अंतर बहुत कम है और ऐसे में ये लोग भी खुद कुछ वोट काटेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में परिवर्तन दरवाजे पर है और जल्द ही चुनाव होने के साथ ही रिजल्ट के साथ सामने आ जाएगा। वहीं पर मनु गोड़े उपचुनाव को लेकर RSS का एक आंतरिक सर्वे वायरल कराया जा रहा था जिसमें दावा किया गया था कि RSS के आंतरिक सर्वे मनुगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ है। हालांकि RSS ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है। वही दोस्तों यूपी के अंदर मुकदमा वापस लेने के लिए किसानों ने फिर से प्रदर्शन किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार यूपी में प्रदर्शन जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर EVM से पार्टी सिंबल हटाए जाने की मांग खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग तो आखिरी प्रोसेस होता है, वोट देने वाले वोटर्स पहले से ये तय करके आते हैं कि किसको वोट देना है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सामने आई थी दोस्तों जिसमें मांग की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर और EVM पर पार्टी सिंबल की जगह उम्मीदवार का फोटो, पर्सनल डिटेल और क्वालिफिकेशन रखने के निर्देश दिए जाने चाहिए। यह याचिका एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने दायर की थी दोस्तों। याचिका पर चीफ जस्टिस UU ललित और जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस विषय में चिंता सही है क्योंकि जो बातें कही गई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के तर्क से हम सहमत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि EVM में जो वोट करने जाता है वो डिसाइडेड होता है कि किसको वोट करना है, वहाँ पर जाकर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करता और इसीलिए EVM पर किसी तरीके की डिटेल देने का कोई इतना जरूरी नहीं नजर आता है दोस्तों। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके के तर्कों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ है। साथ साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टुडे के प्रमुख अरुण पुरी के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज किया है। अप्रैल 2007 में इंडिया टुडे में ब्रिटेन के पदस्थ 3 भारतीय राजनयिकों पर लगे आरोप को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें अरुण पुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेख लिखने वाले पत्रकार के कृत्य के लिए प्रधान संपादक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी 5 नवंबर को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। हिमाचल प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी अपडेट आ रही है। 10 गारंटी दी जाएगी, 68,000 पदों पर भर्ती और किसानों बागवानों को सब्सिडी देने का वादा किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में AICC द्वारा तैनात किए गए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, पर्यवेक्षक प्रताप सिंह बाजवा, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष, प्रतिभा सिंह नेता प्रतिपक्ष, मुकेश अग्निहोत्री और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू इत्यादि जारी करेंगे। और सभी लोग दोस्तों वादा करेंगे जिसमें 10 गारंटी ये माना जा रहा है कि पहले पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, 1500 रूपए भत्ता लगभग 22 लाख महिलाओं को दिया जाएगा और 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 12 लाख यूजर्स हैं और 5 लाख युवाओं
को रोजगार, 16 लाख यंग वोटर्स के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है दोस्तों। वहीं पर फसल रेट तय करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे 5 से 6 लाख बागवानों को फायदा मिलेगा। 680 करोड़ का स्टार्टअप दिया जाएगा, जिससे युवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं। वहीं पर मोबाइल क्लिनिक और मुफ्त इलाज किए जाएंगे। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया जाएगा। डेली 10 लीटर दूध की खरीद, 95% गाय भैंस पालक है, तो ये भी कांग्रेस पार्टी के टारगेट वोटर है दोस्तों। वहीं पर 2 रुपए किलो गोबर खरीदी की जाएगी, तो किसानों को इससे भी लुभाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।